हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे। ठीक है, इन्हीं को फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट तुम्हारा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट डिविएट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं डिविएट करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारी रेडियो वेव्स हैं, तो तुम्हारे बड़े हाई वोल्टेज के जो वायर्स लगे रहते हैं उनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन रेडियो वेव्स उनकी प्रेजेंस पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे विल नॉट डिविएट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट पजेस एनी चार्ज। इनके पास कोई भी चार्ज, सिंपल सी बात, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिविएट नहीं हो रहा है तो इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब इससे अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि अगर तुमसे पूछा जाए अल्फा रेस आर ईएम वेव्स, तुम्हें बोला जाए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो अल्फा रेस क्या होती है? 2He4 2+, और अल्फा रेस के ऊपर चार्ज आ रहा है, और चार्ज आ रहा है मतलब ये ईएम वेव्स नहीं हो सकती। ठीक है, बिकॉज ईएम वेव्स विल नॉट पजेस एनी चार्ज। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? नेक्स्ट, देयर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। मतलब ध्यान दो, कोई भी सोर्स हो, तुम्हारा गामा रेस निकल रही है, तुम्हारी रेडियो वेव्स निकल रही, तुम्हारी अल्ट्रा वायलेट रेस निकल रही, कोई भी रेस निकले, हमने इनकी वेलोसिटी सेम मानी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि इन वैक्यूम चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी वेलोसिटी कितनी हम लोग लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। ध्यान रखो, सोर्स का मतलब है कि नेचर ऑफ वेव, मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी हो, गामा, रेडियो, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, जैसे तुमने अगर मान लो देखा होगा, सन से जो लाइट आ रही है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम लोग जब बाहर खड़े होते हैं हमें गर्मी लगना शुरू होती है, तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सन हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ट्रांसफर कैसे होता है? तो इसको सबसे पहले किसने दिया था? प्लैंक ने। तो दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिपेक्टेड। ठीक है, स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर एनर्जी इन बंडल्स और पैकेट्स। अब इसका मतलब सुनो क्या होता है। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए, इसका एग्जांपल देखने के लिए, कि मान लो एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, और एक एम्प्टी बकेट है। ठीक है, एक बाल्टी पानी है जो भरा हुआ है और एक तुम्हारा खाली बकेट है। तुम्हें इस बकेट से इस बकेट में पानी ट्रांसफर करना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो एक मैनर तो क्या होगा कि फर्स्ट मैनर क्या है कि तुमने क्या किया कि खाली बकेट के ऊपर जो तुम्हारी भरी वाली बकेट है उसको टिल्ट कर दिया, तो उससे तुम्हारा पानी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता जाएगा। और सेकंड मैनर मैंने क्या देखा कि मैंने भरी बकेट से एक मग लिया, इस मग से इससे पानी निकाल रहा हूं और फिर इसमें डाल रहा हूं, फिर दोबारा इस मग से दोबारा पानी निकाला, फिर डाला, तीसरी बार फिर निकाला, फिर डाला। तो ये जो ये जो तुम्हारा ट्रांसफर है, इसको मैं बोलूंगा कंटिन्यूअस ट्रांसफर। क्लियर है? ये कंटिन्यूअसली बकेट से पानी नीचे गिरता जा रहा है। ये जो एनर्जी ट्रांसफर है सेकंड वाला, दिस इज इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। देखो, हर बार एक तुम्हारा लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी आएगा जो बराबर किसका होगा? इस मग के साइज के। क्लियर है? आया समझ में? एक बार तुम एक मग पानी लोगे, इसमें डालोगे, फिर दोबारा मग भर पानी लोगे, इसमें डालोगे, तो हर बार जो पानी ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ मग। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि जो तुम्हारा ट्रांसफर है इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, या बंडल्स के फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो भी जो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। दे डू नॉट
ट्रांसफर एनर्जी इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। दे ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल्स। एक पैकेट देगा एनर्जी का, फिर उसके बाद दूसरा पैकेट देगा, फिर तीसरा देगा, फिर चौथा देगा, ठीक है। कंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो अगर मैं इससे बोलूं, तुम्हारे इससे बोला जाए, चलो इससे दो पॉइंट्स देख लेते हैं, फोटोन और क्वांटा, दो हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे। फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो पैकेट और बंडल है जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज फोटोन। और क्वांटा रिफर्स टू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। फोटोन रिफर्स टू द पैकेट। कई बार फोटोन और क्वांटा सेम लिखा रहता है, लेकिन ध्यान दो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फोटोन किसको रिफर करेगा? पैकेट और बंडल, जिस पैकेट को तुम ट्रांसफर कर रहे हो, और उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटा। जैसे तुम्हारा फोटोन इस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा? मग। और इसके अंदर जितना पानी है वो क्या रिफर किया जाएगा? क्वांटा से, ठीक है। तो फोटोन इज द पैकेट और बंडल एंड क्वांटा इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां इसने क्या बोला? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी म्यू। म्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी से। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, एच। एच यहां पे क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल्स पर सेकेंड। यूनिट देखो, सॉरी, जूल्स सेकेंड। यूनिट देख लो। एच की यूनिट क्या आएगी? E अपॉन म्यू। E की यूनिट जूल्स, म्यू की यूनिट हर्ट्ज होती है, लेकिन हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन सेकेंड हर्ट्ज को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं? सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज कैन ऑल्सो भी रिटन एज सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स तो यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो H की यूनिट क्या होगी? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ध्यान रखो, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी, ये जो H की वैल्यू है, इट इज इन SI यूनिट्स। देखो, जूल्स और सेकेंड तुम्हारी SI यूनिट्स हैं, तो ये H की जो वैल्यू आ रही है, इट इज इन SI यूनिट्स। तो इसमें कभी भी तुम H की वैल्यू अगर ये रख के तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो तुम्हें सारी यूनिट्स क्या लेनी पड़ेंगी? SI। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। H 6.6 इंटू 10⁻34, ये जो वैल्यू आ रही है, दैट इज इन SI यूनिट्स। तो अगर H 6.6 इंटू 10⁻34 तुम कभी भी रखोगे, तो उस केस में तुम्हें पूरे फॉर्मूले में जो यूनिट्स लेनी पड़ेंगी, दैट विल बी इन SI। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब एक बार देखो, देखने क्या हम लोगों ने बोला। सबसे पहले प्लैंक्स थ्योरी क्या थी? इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला गया? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसफर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का पैकेट है, वो देगा, फिर दूसरा पैकेट देगा उतनी एनर्जी का, फिर तीसरा पैकेट देगा, फिर चौथा पैकेट देगा। दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी इन कंटिन्यूअस मैनर। ये पॉइंट समझ में आए? दो एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम लोगों ने दो पॉइंट्स डिफाइन किए, फोटोन और क्वांटा। फोटोन इज पैकेट और बंडल, और जो क्वांटा है दैट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन या वन क्वांटा की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू h म्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मुझे इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू h, और म्यू को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? c/λ। तो अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये फॉर्मूला देखना है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा? E इज इक्वल्स टू hc/λ। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट एक चीज ध्यान दो। अब ये तो तुम्हारे फॉर्मूलेस हो गए, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सभी करेंगे, लेकिन अभी पहले एक दो स्टेटमेंट्स देख लो। अगर मैं बोलूं कि EM वेव्स
ट्रांसफर एनर्जी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 1 क्वांटा। ये स्टेटमेंट सही कि गलत? तो तुमसे क्या बोला गया है कि देखो 1 क्वांटा मतलब एक पैकेट एनर्जी का, एनर्जी ऑफ 1 पैकेट। क्लियर है? एक पैकेट देगा तो 1 क्वांटा गया, फिर 2 पैकेट देगा तो 2 क्वांटा गया। 1.5 पैकेट तो दे नहीं सकता है, तो 1 पैकेट दे सकता है, 2 पैकेट दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है। तो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ पैकेट्स देगा। तो अगर इंटीग्रल नंबर ऑफ पैकेट्स देगा तो हमेशा जो एनर्जी ट्रांसफर होगा दैट विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 1 पैकेट या एनर्जी ऑफ 1 पैकेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एनर्जी ट्रांसफर करेगी वो हमेशा एक पैकेट ऑफ एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में करेगी। क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? थ्योरेटिकल पार्ट, 2 फॉर्मूले हमारा डिराइव हुए एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ध्यान रखो, एक फोटोन की एनर्जी का ये तुम्हारा डिराइव्ड है, इज इक्वल्स टू एच म्यू। और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन अगर वेवलेंथ के टर्म्स में तो hc बाय लेमडा। दूसरी चीज, प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। SI यूनिट्स हैं, तो हमेशा अगर ये h की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा हमेशा कौन सी यूनिट्स तुम देखोगे? SI। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जैसे अगर मान लो क्वेश्चन करो, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज। तो सिंपल फॉर्मूला पिटिंग क्या बोलूंगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू 6 से h म्यू। सबसे पहले h म्यू, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻15। SI हर्ट्ज इज SI, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 6.6 इंटू 10⁻19 क्या आ जाएगी? जूल्स। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट करो, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ येलो लाइट। लेमडा कितना गिवन है? 5000 एंगस्ट्रॉम। निकालो भाई। लेमडा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम। E का फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू hc बाय लेमडा। मतलब क्या? 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c कितना? 3 इंटू 10⁸। अब लेमडा भी तुम्हें SI में रखना पड़ेगा, तो SI में रखना है तो मैं किस में चेंज करूंगा? सबसे पहले मीटर्स में, मतलब 5000 इंटू 10⁻10। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? H की वैल्यू अगर तुमने 6.6 इंटू 10⁻34 रखी है तो हमेशा सारे जो क्वांटिटीज है उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? SI। यहां लेमडा एंगस्ट्रॉम में गिवन था, एंगस्ट्रॉम इज नॉट SI यूनिट, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा? मीटर्स में। आया समझ में? ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, एक तुम्हारा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आता है, कई बार हेल्पफुल होता है। E इज इक्वल्स टू 12400 बाय लेमडा। ये फॉर्मूला ध्यान रखो। दैट इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। जैसे E रिप्रेजेंट्स टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एंड दिस रिप्रेजेंट्स टू वेवलेंथ। ठीक है, अनदर रिलेशन है। बस इसमें चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा लेमडा रखोगे वो हमेशा किस में रखोगे? एंगस्ट्रॉम में। और E तुम्हारा किस में निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे यही वाला क्वेश्चन था, अब तुम ऐसे निकालते तो तुम्हारी कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी आ रही है, तो इसको डायरेक्टली इससे कर लोगे। क्या बोलोगे? E इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय तुम्हारा लेमडा एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो क्या आ जाएगा? 5000। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये कट गया, ये तो 50, 124 डिवाइडेड बाय 50 यूनिट क्या आएगी? बस ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, इस केस में एनर्जी की यूनिट क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। लेमडा किस में रहेगा? एंगस्ट्रॉम। तो अगर क्वेश्चंस में तुम्हारा लेमडा एंगस्ट्रॉम में गिवन है या नैनोमीटर्स में गिवन है, ठीक है, आया समझ में? नैनोमीटर्स में गिवन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे, तो तुम लोग hc बाय लेमडा ना लगाओ,
डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, क्योंकि इससे तुम्हारा शॉर्ट पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस ध्यान रखना एनर्जी किस में निकल के आएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वाला करो, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लैम्डा किसमें गिवन है 620 नैनोमीटर्स इन किलो जूल्स पर मोल। अच्छा, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे चेंज करेंगे? हमने पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -9 मीटर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और 1 मीटर इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो मैं बोल सकता हूं 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू पावर -9 इंटू 10 टू पावर 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। मतलब तुम्हारा 620 नैनोमीटर गिवन है, मतलब तुम्हारा कितने एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हें एंगस्ट्रॉम में निकल के आ गया, तुमने क्या बोला E इज इक्वल्स टू 12,400 डिवाइडेड बाय 6200, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 यूनिट क्या आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ गया, तुम्हें निकालना किस में है किलो जूल्स पर मोल। तो सबसे पहले जूल्स में कन्वर्ट किया, फिर किलो जूल्स में कन्वर्ट किया, फिर किलो जूल्स पर मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब गेट्रो समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 जूल इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ध्यान दो, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स के बेसिस पे आते हैं। तो तुम्हें पता है कि E ऑफ 1 फोटोन बराबर कितना होता है 12,400 बाय लैम्डा या hc बाय लैम्डा, किसी से भी निकाल सकते हो। मैंने 12,400 बाय लैम्डा मतलब कितना 6200, ये कितना आएगा 2। तुम्हें टोटल एनर्जी कितनी गिवन है 1 जूल्स। तो मैं बोल सकता हूं जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। बोला सकता है कि नहीं बोल सकता? जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो यहां से तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो फॉर्मूला निकल के आ जाए क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एक चीज ध्यान रखना, ऊपर एनर्जी जिस यूनिट में रखोगे डिनोमिनेटर भी एनर्जी उसी यूनिट में होनी चाहिए। अगर ऊपर जूल्स में रख रहे हो तो नीचे भी जूल्स, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रख रहे हो तो नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ऐसा नहीं कि ऊपर जूल्स रख दिया नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर मान लो इस फॉर्मूले मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी कितनी 1 जूल डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी कितनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसको मुझे सबसे पहले किसमें चेंज करोगे जूल्स में। समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा 1/3.2 इंटू 10 टू पावर 19 फोटॉन्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या आया टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यूनिट ऑफ एनर्जी शुड बी सेम। ऊपर जूल्स रख रहे हो तो नीचे भी जूल्स रखोगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रख रहे हो तो नीचे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रखोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ठीक है। अ बल्ब ऑफ पावर 100 वॉट्स इज लिट फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3100 एंगस्ट्रॉम। पावर एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या आएगा P इज इक्वल्स टू E अपॉन T। ठीक है, इस हिंट को लेते हुए एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो। तुम लोग क्या बोल रखा है कि E इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा P इंटू T। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं 100 इंटू 10 मतलब कितना आया 1000 जूल्स। ये कौन सी एनर्जी आई टोटल एनर्जी। और E ऑफ 1 फोटोन कितना आएगा इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय 3100 मतलब ये क्या आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है,
नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तुम्हें क्या बोला गया फिर से? बल्ब ऑफ पावर 100 वॉट्स इज लिट फॉर 10 सेकेंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, लैम्डा 3100 एंगस्ट्रॉम है। बट एक चीज और दे रखी है, गिवन एफिशिएंसी ऑफ बल्ब तुम्हें कितना गिवन है? 80%। इससे क्या डिफरेंस आएगा? कहां डिफरेंस आएगा? एक बार खुद से सोचो करो, क्या डिफरेंस आ जाएगी? पहले वाले केस में टोटल एनर्जी कितनी निकल रही थी? 1000 जूल्स। 1000 जूल्स निकल रही थी जब 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा था बल्ब। अब 80% एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो टोटल एनर्जी बस कितनी हो जाएगी? 80% ऑफ 1000, मतलब 800 जूल्स। बाकी पूरा सेम का सेम है। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हारा क्या आएगा? टोटल एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी अब भी सेम आएगी, 4 × 1.6 × 10⁻⁻⁹। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, थैंक यू।